देखिए, आज के टॉपिक में हम तीन चीजें कवर करेंगे। सबसे पहला कवरेज में आएगा हुमायूं। उसके साथ ही हम शेरशाह सूरी भी कवर करेंगे और फिर शेरशाह सूरी के कॉन्ट्रीब्यूशंस। ये तीन चीजें कवर हो जाएंगी। तीनों चीजों में फोकस सतीश चंद्र की बुक पे ही रहेगा। और इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि आपको क्रॉनिकल्स अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो कंटेंट इसी लेक्चर में इंडक्टेड रहेगा। चलिए चीजों को समझते हैं, स्टार्ट करते हैं। हुमायूं। देखिए, बाबर ने भारत को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत सी चीजें प्रोवाइड करी, कंट्रीब्यूट करी, जो अल्टीमेटली हुमायूं के द्वारा कंटिन्यू हुई हैं। तो बाबर के साथ हुमायूं ऑलवेज कनेक्ट करके देखा जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट लीजेंड ऐसा है कि एक बार हुमायूं बहुत बीमार पड़ गया था। ऐसे में बाबर ने अल्लाह से ये रिक्वेस्ट की थी कि आप मेरी जान ले लीजिए लेकिन हुमायूं को ठीक करिए। हुमायूं की सिचुएशन एकदम से इंप्रूव होने लगी और अकस्मात ही बहुत छोटी सी बीमारी की वजह से बाबर दिसंबर 1530 में मारा गया, अचानक से मर गया। और अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि बाबर को पहले आगरा के आरमबाग में दफनाया गया था। तो आपसे पूछा जाए कि आरमबाग का मकबरा बाबर, लेकिन फिर एक क्वेश्चन और आएगा, बाबर का फाइनल मकबरा काबुल में है। द टॉम्ब ऑफ बाबर इज इन काबुल, इंडिया में नहीं है। तो एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन आया था कि इनमें से किसका टॉम्ब इंडिया में नहीं है, तो बाबर का ऑड वन आउट है, बाकी सबके इंडिया में थे, ऐसा ऑप्शन में था। ये बाबर के बारे में इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात, बाबर की ही टॉलरेंस की पॉलिसी थी जो आगे कंटिन्यू हुई हुमायूं के एंड पे। और ये पॉलिसी ये थी कि बाबर के एंड पर टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय करने के एविडेंसेस हमें नहीं मिलते। सबसे इंपॉर्टेंट, बाबर आगरा में जाने के समय कई बार मथुरा से होके गुजरा है, लेकिन हमें अकबर के समय में मथुरा में अच्छी मात्रा में मंदिर मिले हैं। इसका मतलब बाबर ने उन्हें डिस्ट्रॉय नहीं किया। इसके बाद बाबर जब ग्वालियर भी गया, तो ग्वालियर में भी जाने के बाद उसने किसी भी टेम्पल को डिस्ट्रॉय नहीं किया। सिर्फ उर्वा नदी की वैली है, वहां पर उसने जैन के मंदिर डिस्ट्रॉय किए हैं। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जैनी मंदिर डिस्ट्रॉय करने का कारण था क्योंकि जैनियों की मूर्ति कंप्लीटली नेकेड होती थी। ये उसे बहुत ही अन इस्लामिक लगा कि कंप्लीटली नेकेड नहीं होना चाहिए पर्सन, पूरी तरह से निर्वस्त्र। तो उसने उन्हीं टेम्पल्स को और उन्हीं मूर्तियों को ध्वंस किया। तो ये क्वेश्चन भी आया है कि बाबर ने किसके मंदिर तोड़े? जैनियों के मंदिर तोड़े हैं। बाबर के एंड पर मंदिर ना तोड़ना एक आज की डेट में इंपॉर्टेंट इशू इसलिए बना हुआ है कि बाबर के समय में दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं। एक सांभर की मस्जिद बनी है और एक अयोध्या की मस्जिद बनी है बाबर के समय में। अयोध्या की मस्जिद जो है वो मीर बाकी ने बनाई थी, जो एक गवर्नर था इसके अधीन। और जो सांभर की मस्जिद है वो मीर बेग हिंदू ने बनाई थी। अब ये जो मीर बाकी के द्वारा अयोध्या की और मीर बेग हिंदू के द्वारा सांबर की, इन मस्जिदों की जो बात की जाती है, इसमें कहीं पर भी एविडेंसेस नहीं है कि ये किसी मंदिर को तोड़ करके बनी है। वहां पे एक टैबलेट लगा है जिसमें वो दोनों ये रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि हमने ये बाबर के लिए बनाई है, बाबर के द्वारा बनवाई गई है। लेकिन अब सोचने की बात है कि बाबर का टाइम भारत में 4 साल का, जिसमें से मेजोरिटी ऑफ द टाइम उसने डिवोट किया है अपने कैंपेन्स में। ऐसे में इतनी भव्य मस्जिदें उसने बना ली, तो 99% चांसेस इस बात के हैं कि वहां पे पहले से मस्जिदें थी। इसने उनको रिपेयर कराया है और बड़े लेवल पर एक्सपेंड कर दिया, दैट्स इट। ऑल इन ऑल नई मस्जिदें नहीं बनाई। तो फिर यह चर्चा का विषय है कि जो वहां पे पहले से मस्जिदें थी वो कब किस मंदिर को तोड़ के बनी है और किसने वो मंदिर कब तोड़े होंगे, ये है चर्चा का विषय। बाबर के द्वारा जो बाबरी मस्जिद बनी है वहां पे पहले से एक मस्जिद ही एग्जिस्ट करती थी। मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनी है, ऐसे कहीं पे कोई इवेंट मेंटेन मैनेज नहीं है, कहीं कोई खबर नहीं है। और मंदिर तोड़ के नई मस्जिद इतने कम टेन्योर में इतनी बड़ी बन ही नहीं सकती थी। तो पहले से मस्जिद वहां थी, उनको रिपेयर करने का काम किया गया है। तो बाबर का ये टॉलरेंट एटीट्यूड हुमायूं में एज इट इज ही आया। हुमायूं के समय में भी आपको मंदिरों को ध्वंस करने का इस तरह का कोई एपिसोड नजर नहीं आएगा। और यही कंसेप्ट फॉलो किया है किसने? आगे जाकर के अकबर ने।
तो ये बाबर से ही आता है। बाबर सेक्टेरियन अप्रोच, रिलीजियस अप्रोच को यूज नहीं करता था अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज में, और बाबर के अंदर भारतीयों को लेकर के कोई प्रेजुडिस नहीं था पहले से। उसके प्रमाण हमें इन सारी एक्टिविटीज से मिलते हैं। बाबर के द्वारा जो खानवा का युद्ध जीत करके पागन स्कल्स लगाने, यानी कि ह्यूमन बॉडी के स्कल इरेक्ट करने, पिलर खड़े करने, वो उसकी जस्ट एक टेंडेंसी थी अपने दुश्मनों में भय पैदा करने की, जो उसके अंदर मंगोल एक एक्टिविटी है। और उसने ऐसा किया खानवा के युद्ध के बाद भी किया, और उसने ऐसा चंदेरी के युद्ध के बाद भी किया। ये अपनी जगह पर ऐसी पृष्ठभूमि जो बाबर के द्वारा तैयार की गई है। ऐसे में 23 साल की उम्र में नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं गद्दी पर बैठता है, और वो अभी जस्ट 23 इयर्स का है, बहुत ही यंग है, और बाबर जा चुका है। बाबर के समय में जो हुमायूं हुआ करता था, इसे बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज मिले हुए थे। बाबर के बारे में अब एक चीज को समझना जरूरी है। बाबर के समय में बदख्शां तक का इलाका, यानी कि हिंदू कुश के आगे का इलाका, हिंदू कुश पर्वत, अफगानिस्तान रीजन, बदख्शां तक का इलाका कंट्रोल में हुआ करता था भारत के। उतना स्ट्रॉन्ग कंट्रोल नहीं था, बट ये एरिया भारत के कंट्रोल में था। और जितनी भी इंटरनेशनल इवेंट्स 3 एम्पायर्स के बीच में हो रहे हैं, अजबेक, सफाविद और ओटोमन तुर्क, उन तीनों में सीधा सीधा भारत का दखल शुरू हुआ है बाबर के शासन के बाद। ये भी एक कंट्रीब्यूशन है। भारत सेंट्रल एशिया की पॉलिटिक्स के साथ सीधे कनेक्ट हो गया बाबर के भारत पर सत्ता स्थापित करने के बाद। इसके पहले भारत सेंट्रल एशिया की पॉलिटिक्स में नहीं था, और इस सेंट्रल एशियन पॉलिटिक्स का ही रोल हुमायूं के टेन्योर में भी रहेगा। अब होता क्या है कि जब बाबर चला जाता है, हुमायूं पोजीशन पर बैठता है, हुमायूं के सामने कुछ चैलेंजेस हैं। सबसे पहला चैलेंज क्या है? सबसे पहला चैलेंज ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन अभी कंसोलिडेटेड है ही नहीं है। जो नोबिलिटी है, दे आर नॉट फुली कंसोलिडेटेड, एम्पायर अभी कंसोलिडेट नहीं हुआ। तो सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करना है, पहली बात। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि अफगान मेनेस वहां का वहां खड़ा। आपको पता है कि जस्ट एक सिंबॉलिक तौर पर बाबर ने अपनी तुजूक बाबरी में जस्ट एडिशन के पर्पज से ये मनवा लिया कि बिहार पे शासन मेरा है, जबकि इंपॉर्टेंट सारे फोर्ट्स और इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक ट्रेड लिंक्स अफगानों के अधीन ही छोड़ करके चला गया था। और ये अफगान नोबल कभी भी एक तो स्पिरिट ऑफ इंडिपेंडेंस और फिर फर्स्ट अमंग द इक्वल के कंसेप्ट से जी रहे हैं, वो किसी के अधीन नहीं रहेंगे। अफगान मेनेस यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है। बाबर के समय में जब खानवा का युद्ध लड़ा गया था, उस खानवा के युद्ध में उसने बहुत सी एक्टिविटीज की थी। जैसे पहली एक्टिविटी उसके द्वारा ये हुई थी कि उसने जिहाद डिक्लेयर किया मोराल बूस्ट करने के लिए। दूसरी एक्टिविटी थी उसने वाइन गिव अप कर दी थी, और उसने सारे वाइन फ्लास्क, वाइन जार सारे तोड़ दिए थे। तीसरी एक्टिविटी उसकी ये हुआ करती थी कि उसने तमगा तमगा एग्जम्प्ट कर दिया था, यानी कि जितना भी मंगोल बेगों को या मंगोल नोबल्स को या मुस्लिम समाज को खास तरह की कस्टम ड्यूटीज और लिवाइस देने पड़ते थे ना, वो उसने तमगे सारे बैन कर दिए थे। और आज भी मुस्लिम समाज और नोबिलिटी चाहती है कि इस प्रोसेस को कंटिन्यू किया जाए। यहाँ से हुमायूं को एक चैलेंज मिल रहा है, और हुमायूं अब इन्हें कंटेन करना चाहता है, क्योंकि वो कंसोलिडेट करना चाहता है एम्पायर को। तो बाबर के समय के मिले हुए रिलैक्सेशन एंड एग्जाम्पशंस नोबिलिटी आगे कंटिन्यू करना चाहती है, ये एक चैलेंज है। अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, गुजरात का शासक बहादुर शाह बहुत ही ताकड़ शासक है, बहुत एम्बिशियस है। हुमायूं के साथ साथ ये भी 1526 में ही गद्दी पर बैठेगा, ये भी सत्ता नशीन होगा, और ये अपने आप को एक्सपेंड करना चाहेगा, और ये अपने आसपास के सारे इलाके जीत लेगा, और इसकी सीधी सीधी वॉर डिक्लेयर होगी हुमायूं के साथ। तो बहादुर शाह के एम्बिशियस प्लान को कंटेन करना है। ये सारे चैलेंज हैं जिन सबसे 1 बाय 1 अब हुमायूं को निपटना है। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज है तिमूरिड का वो कंसेप्ट कि आपने अपना एम्पायर इक्वली डिवाइड करना है। इस प्रॉब्लम से ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। हम बाबर के 4 बेटे हुआ करते थे, लेकिन सबसे बड़ा बेटा हुमायूं था। बेटों के नाम हुआ करते थे हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंडाल। ये बाबर के बेटे थे। अब इन बेटों में से बात करते हैं एरियाज की। बाबर ने अपने समय में ही, जब हुमायूं छोटा हुआ करता था, उसी दौर में हुमायूं को यह कह दिया था कि शासन की बागडोर आपको दी जाएगी। मैं भारत के अनकंसोलिडेटेड एम्पायर को सभी भाइयों में बांट करके अभी कमजोर नहीं कर सकता, क्योंकि अभी इन्फेंट स्टेज में एग्जिस्ट कर रहा है भारत, तो मैं इसे खत्म नहीं कर सकता। ये बढ़ जाएगा तो टूट जाएगा। तो बागडोर मैं आपके हाथ में दूंगा, इसलिए आपकी जिम्मेदारी बनेगी कि आप अपने भाइयों को ड्यू रिस्पेक्ट देंगे, उनकी बात सुनेंगे, उनका रुतबा कम नहीं होना चाहिए। हुमायूं ने ये कमिटमेंट दिया था
तो इसके समय में हो क्या रहा है, आगरा में सत्ता नशीन हुमायूं होगा, लेकिन काबुल कंधार की प्रोविंस है कामरान के अधीन। तो देखिए आगरा में हुमायूं बैठा है तो काबुल कंधार में कामरान बैठ गया, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसी के अलावा जो इसका ब्रदर है अस्करी, इसको संभल का इलाका मिला है, संभल, तो संभल का इलाका अस्करी के पास चला गया। और जितना भी वो मेवाती, हसन खान मेवाती ने राणा सांगा का साथ दिया था ना युद्ध में, खानवा के युद्ध में, तो जितना भी मेवात का इलाका था, अलवर का, मेवात का, ये सारा हिंडाल को चला गया है। तो आगरा में बैठ गया हुमायूं, और ऊपर से काबुल कंधार चला गया कामरान के पास, संभल का इलाका चला गया अस्करी के पास, और ये मेवात का, अलवर का सारा इलाका चला गया हिंडाल के पास। अब इस तरह से ये सारे अपना बैठे पड़े हैं, लेकिन बर्दाश्त किसको है कि हमारे पास यही रहेगा। सबसे पहले प्रॉब्लम क्रिएट होगी कैसे, जब आगरा में हुमायूं बैठा हुआ है, ऐसे में कामरान को ये एक्सेप्ट नहीं है कि पॉवर्टी स्ट्रिकन एरियाज जैसे कि काबुल और कंधार उसको मिले हैं, तो वो ऑलवेज असर्ट करना चाहेगा कि मुझे दिल्ली और बाकी के एरिया चाहिए। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है हुमायूं को, अभी हुमायूं के सामने दो चैलेंजेस खड़े हैं, इधर से गुजरात खड़ा है, उधर से अफगान खड़े हैं, और उधर से चालू हो गया है कौन, ये कामरान। कामरान नीचे उतरा है, कामरान ने लाहौर का, मुल्तान का इलाका, पंजाब में काबुल कंधार अफगानिस्तान से पंजाब घुस गया ना, तो मुल्तान का इलाका ले लिया, लाहौर का इलाका ले लिया, आगे आ रहा है सियालकोट का एरिया भी कम जाना चाह रहा है, सरहिंद तक पहुंच गया है। ऐसे में जब ये इन एरियाज में आ रहा है तो इसके साथ उस समय हुमायूं ने डील नेगोशिएट कर ली और इसका दबदबा एक्सेप्ट कर लिया पंजाब रीजन में, कंसिडर कर दिया कि ठीक है आपका पंजाब पे कंट्रोल रहेगा, डोंट वरी। लेकिन उसके बाद कामरान ने प्रॉमिस कर दिया कि मेरे एंड पे अब आपको कभी इधर से डिस्टरबेंस नहीं आएगी, जब जिस मौके पे आवाज लगाओगे खड़ा रहूंगा, जब हेल्प चाहिए। तो हुमायूं ने स्ट्रेटेजिकली उस समय ये देखा कि अभी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को सिक्योर करो, एम्पायर कंसोलिडेट करना है, ये तो अपना है, इससे तो निजट लेंगे, और इसको तो मैं जानता हूँ, इसके साथ अभी के लिए डील करो, पंजाब इसे दे दो, पहले अफगानों से निपटना जरूरी है, फिर इसको सेट करेंगे। तो अब यहाँ पर देखने में लगता है, इतिहासकार कहते हैं कि हुमायूं के हाथों कामरान को ये चीजें दे करके गलती हुई। लेकिन अगर आप हुमायूं के एंड पर देखें तो हुमायूं ने अपनी पोजीशन कंसोलिडेट की है, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट में टर्बुलेंस रहेगा तो आप पूरे इंडिया में ही कुछ नहीं कर सकते। ये हमने समय समय पर ऑब्जर्व किया है, चाहे अलाउद्दीन खिलजी हो, चाहे बलबन हो, मोहम्मद बिन तुगलक हो, जब नॉर्थ वेस्ट सिक्योर है तो फिर पूरा इंडिया पैरों में रहता है। तो इसने कामरान के साथ डील करके नॉर्थ वेस्ट सिक्योर कर लिया। अब इसका रुख हो जाएगा किसकी तरफ, ईस्ट की तरफ, और वो है अफगान। इसके सामने दो पोजीशन है, इसने देखा एक तो गुजरात का बहादुर शाह है और एक अफगान है। इसने देखा कि सबसे इजी रहेगा, अफगानों को पहले भी डिफीट दिया जा चुका है, तो पहले अफगान मिनेस कंट्रोल करते हैं। क्यों? क्योंकि ये दिल्ली की जस्ट विसिनिटी में खड़े हैं, एक बार इनका मिनेस कंट्रोल हो गया तो फिर गुजरात और दूर दराज के इलाके तो मैं कंट्रोल कर ही लूंगा। तो सबसे पहले ईस्ट वर्ड ये बढ़ेगा और इनको सेट करना चाहेगा। इस समय तक अफगान अपने आप को बिहार के एरिया में बहुत स्ट्रांग कर चुके थे, ये इंपॉर्टेंट है। अफगानों में एक नेता धीरे धीरे खड़ा हो रहा है, उनका खिलाड़ी जिसका नाम है फरीद। आने वाले समय में ये जब शेर को मार देगा तो बिहार में जो इसका मास्टर है, इसका ओवरलॉर्ड है, वो इसे एक टाइटल देगा शेर का, शेर खान का। तो ये शेर खान बन जाएगा, और यही शेर खान जब हुमायूं को हरा देगा चौसा की लड़ाई में तो ये टाइटल लेगा शेर शाह। तो ये अपने आप को शाह कह के पुकारेगा। तो फरीद से शेर खान से शेर शाह की यात्रा हम समझेंगे, अफगानों को समझते हैं। अफगान बिहार में कंसोलिडेट हो रहे थे, बार बार इन अफगानों को बंगाल के शाह मदद दे रहे थे कि तुम मजबूत बने रहो, तुम्हें खदेड़ना है मुगलों को, क्योंकि बंगाल के शाहों को पता था कि अगर हमें बंगाल से कोई उखाड़ सकता तो वो मुगल हैं, दिल्ली की सत्ता कमजोर रहेगी, हम बने रहेंगे, और हमारे और दिल्ली के बीच में बफर की तरह खड़ा है बिहार, तो बिहार को यूटिलाइज करो ताकि ये दिल्ली की जड़ें कमजोर करता रहे। वेरी गुड, ये सब अभी चल रहा था, लेकिन इधर खड़े हैं हुमायूं। हुमायूं के पास एक से एक तोपची बंदे हैं, एक से एक आर्टिलरी है, उसके बाद बोमैन्स हैं, आर्चर्स हैं, घुड़सवार हाथी, भव्य सेना है उसके पास। इस सारी सेना के साथ लेकर के 1532 के दौरान एक युद्ध होता है, इसे दौराह या ददराह का युद्ध कहा जाता है। इसमें अफगानों को भयंकर तरीके से हराता है हुमायूं, पूरी तरह से उखाड़ देता है। उखाड़ देने के बाद आगे बढ़ता है और कंट्रोल कर लेता है उस समय में चौसा के किले को। आई बात समझ में? तो ये वहां से आगे बढ़कर, सॉरी चौसा गया, इसको रेक्टिफाई कर लेना, चुनार। चुनार इंपॉर्टेंट एरिया हुआ करता था, और चुनार गेटवे टू द
ईस्ट हुआ करता था, गेटवे टू द बिहार बंगाल हुआ करता था। तो चुनार को ये कंट्रोल कर लेता है, ये इसकी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। चुनार के एरिया में आने के बाद ये यहाँ पर अफगानी नोबल्स और बाकी लोगों के साथ सेटिंग कर लेता है, डील कंक्लूड कर लेता है। इस समय में चुनार का किला थोड़े ही समय पहले किसी ने कब्जा लिया था और उसका नाम था क्या, शेर खान। तो चुनार जब हराया है तो शेर खान वहां से हटेगा, शेर खान ही हराया जाएगा। लंबे समय तक, जब कई महीनों तक चुनार को सीज किया गया था, उस समय में शेर खान ने ऑफर दिया था कि आप मेरे साथ डील कंक्लूड कर लीजिए, मैं आपको बड़े पैमाने पर इंडेमनिटी दूंगा, हरजाना दूंगा, और मैं अपना बेटा भी दरबार में भेजूंगा, और मैं ऑलवेज मुगलों का लॉयल बन के रहूंगा। हुमायूं ने यह कंसिडर किया कि मेरे को आगरा वापस जाना है, क्योंकि आगरा में एक तरह का टर्बुलेंस फैला हुआ है, किसी भी समय में कामरान वहां पर आ सकता है, हिंडाल आ सकता है या अस्करी आ सकता है। तो इस समय आगरा का कंसोलिडेशन जरूरी है। और ईस्ट में जब शेर खान है तो वो अफगानों में अपने नोबल बैठाना और चुनार अपने नोबल के अधीन देना, ये इस समय में एक वाइज डिसीजन नहीं होगा। इससे मेरी फोर्स डिवाइड हो जाएगी, मेरे पास ऑलरेडी नोबिलिटी की कमी है और ऑलरेडी सेना की कमी है, और ऐसे में अगर मैं अपने डायरेक्ट बेग यहाँ बिठाने शुरू कर दूंगा तो मेरी फोर्स डिवाइड हो जाएगी, मैं गुजरात पे कैंपेन कैसे करूंगा। उसने उस समय शेर खान का ऑफर बहुत सही समझा कि ये बेस्ट है, इसी को अपने अधीन सबड्यू किया जाए तो ये बेटर है, क्योंकि इसकी पकड़ है यहाँ के लोगों पे और ये मैनेज कर लेगा। उसने इसका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया और शेर खान को लेजिटिमाइज किया हुआ है, शेर खान बैठा दिया गया है। लेकिन इसके बाद हुमायूं तो इसे शेर खान को भूल जाएगा, शेर खान हुमायूं को और दिल्ली को नहीं भूलेगा। ये करने के बाद हुमायूं वापस आ गया है दिल्ली। ईस्ट अकॉर्डिंग टू द हुमायूं सक्सेसफुल हो गया है और ईस्ट उसने सक्सीड कर लिया है। एक सेकंड का ब्रेक दीजिए, सुनिए, यहाँ से बहुत अच्छा सीन दिखता है, चीजों को समझते। हुमायूं वापस आ रहा है। अब थोड़ी सी स्टोरी को शिफ्ट करते हैं और अब हम बढ़ते हैं बहादुर शाह की तरफ, गुजरात की तरफ। बहादुर शाह जो कि एक बहुत एम्बिशियस शासक है, गुजरात में अपने आप को काफी कंसोलिडेट कर चुका है और इसकी नज़र में इस समय सबसे रिच प्रोविंस है मालवा और ईस्टर्न राजस्थान, और ये इसे चाहिए किसी भी कीमत पर। इसने मालवा के काफ़ी सारे एरिया को अपने होल्ड में ले लिया है और ये ईस्टर्न राजस्थान को 1 बाय 1 करके कंट्रोल करेगा, जिसमें फाइनली ये पहुंच गया है कंट्रोल करते हुए चित्तौड़। अब चित्तौड़ में इस समय जो राणा सांगा की आगे विधवा हुआ करती थी, विडो, जिनका नाम है रानी कर्णावती। रानी कर्णावती जो है, राणा सांगा का सम्मान तो मुगलों में अंत तक रहा, क्योंकि राणा सांगा की वेलोरस फाइट जो थी वो हुमायूं भूला नहीं था कि राणा सांगा कैसे युद्ध लड़ा था मेरे पिता के साथ। तो राणा सांगा का रुतबा बहुत स्ट्रांग हुआ करता था। तो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही रानी कर्णावती देखती है कि बहादुर शाह अटैक कर लेगा और चित्तौड़ को कंट्रोल में ले लेगा, तो रानी कर्णावती, ये एमसीक्यू है बहुत बड़ा, रानी कर्णावती राखी भेजती है हुमायूं को कि मेरे पर आक्रमण करेगा बहादुर शाह और तुम्हें अब लाज रखनी है, तुम्हें मुझे सेव करना है, हमारी किंगडम को सेव करना है। ऐसा इवेंट के प्रमाण कहीं नहीं पाए गए, बट एक लीजेंड है कि ऐसा है। ये है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आगरा पहुंचने के बाद जब हुमायूं ने ग्वालियर पर चढ़ाई करी है, नेचुरली बहादुर शाह डर गया है कि अगर वो हुमायूं ग्वालियर तक आ गया है तो वो मुझे भी खत्म कर देगा। और इसी कवायद में डर गया, डरने के बाद बहादुर शाह ने विद इन अ मिनट ट्रीटी कंक्लूड कर ली चित्तौड़ के साथ कि मैं आपका शासन आप ही को रहने दूंगा, बस आपको मुझे इतना कैश और इतना गोल्ड देना है। तो वो कैश और गोल्ड तो बहुत है चित्तौड़ के पास, उसने कहा ये तुम लो और जाओ। तो बहादुर शाह का मिनेस टल गया हुमायूं के डर से ही। तो हुमायूं एक एबल जर्नैल भी था, ये एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। इसके बाद हुमायूं ने देखा कि ये तो चला गया, लेकिन बहादुर शाह टलने वाला कहाँ। जितने भी इंपॉर्टेंट लोग हुआ करते थे, जैसे कि इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी का एक कजन हुआ करता था तत्तर खान। तत्तर खान, इसने देखा तत्तर खान बागी है। इसके बाद अब योद्धा है हुमायूं और हुमायूं की चढ़ती कला है, तो जो भी विरोध करेगा उसके खिलाफत करने वाले लोग भी तो बहुत होते हैं। तो जितने भी लोग मुगलों से परेशान हैं या जितने भी उसके दरबार से बागी हैं, जितने भी डिफेक्टेड पर्सन हैं, उन सभी के लिए एक अच्छा रिफ्यूज सेंटर गुजरात को बना दिया गया कि सब आओ, यहाँ पे सबको शरण मिलेगी, आओ तुम्हें मैं सेट करता हूँ। मतलब इसने एक नया मोर्चा खोले रखा कि जितने भी बागी हैं उन सबको अपने पास अपने दरबार में रखना शुरू कर दिया। हुमायूं ये सब चुप से देख रहा था और हुमायूं मौके की तलाश में था कि अभी कुछ नहीं, प्रोएक्टिव एक्शन नहीं लेना, समय आने पर मैं इसे बता दूंगा।
लेकिन वो जानता था कि ये सब जा रहे हैं। ऐसे में इब्राहिम लोदी के कजन तत्तर खान को इसने सेना दे दी और अदर बेनिफिट्स दे दिए और उसको खड़ा कर दिया। उसने 30 से 40 हजार सैनिक लेकर के आगरा पे चढ़ाई कर दी। जब उसने आगरा पे चढ़ाई कर दी तो हुमायूं ने फिर जो उसका किया वो तो सब देखते ही रह गए। कोई अता पता चला नहीं तत्तर खान किधर गया, खत्म कर दिया गया। फिर हुमायूं ने डिसाइड किया कि ये रोज रोज मैं नहीं कर सकता ये सब, कि आज तत्तर खान आया कल कोई आया, मेरे को फाइनली करना ही पड़ेगा काम। मेरे को बहादुर शाह को खत्म ही करना पड़ेगा, गुजरात जीतना ही पड़ेगा, फिर ही बात बनेगी। ये चीज जब हुमायूं ने इधर डिसाइड कर ली, बहादुर शाह समझ गया कि अगर एक बार मुगलों ने डिसाइड ही कर लिया कि अब चढ़ाई होगी तो फिर तो मतलब ही नहीं बनता कि हम बच पाए। फाइनली हुमायूं चल पड़ा और हुमायूं लाइटनिंग स्पीड से अटैक करता था, ये उसकी खासियत थी। गोली की रफ्तार से चलता था। फटाफट ईस्टर्न राजस्थान ने उसको पैसेज प्रोवाइड किया हुआ था, कोई टेंशन ही नहीं। ईस्टर्न राजस्थान को क्रॉस किया, गुजरात में पहुंच गया। और गुजरात में बहादुर शाह ने क्या किया कि अपनी जो मेन एरिया है उसको छोड़ करके उसने मंदसौर में अपने आप को कैंप कर लिया कि मंदसौर बहुत इंपॉर्टेंट है तो मंदसौर में कैंप कर लेता हूँ। मतलब कि कहाँ घूम रहा है, मालवा के इलाकों में। मंदसौर में कैंप करने के बाद हुमायूं ने मंदसौर पर चढ़ाई की, वहां से दौड़ा, ये मांडू पहुंच गया। हुमायूं ने बहुत तरीके से इसे मंदसौर से खाली करा के मांडू शिफ्ट कराया कि ये यहाँ से दौड़े। ये सब हुमायूं खिलवा रहा था, ये खेल रहा था, उसकी मर्जी से ही सब हो रहा था। ये मांडू पहुंचा, फटाफट उसको बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, मांडू पे चढ़ाई कर दी। हुमायूं की स्पीड, मांडू पे चढ़ाई कर दी। ये मांडू से दौड़ा है, मालवा के मांडू से दौड़ा है और दौड़ने के बाद ये पहुंच गया चंपानेर। चंपानेर का किला आपने गुजरात में सुना था। अब गुज चंपानेर पे चढ़ाई की है तो चंपानेर में एंट्री लेना डिफिकल्ट था, पैसेजेस बहुत यूनिक थे, किले को भेदना बहुत, तो छोटी छोटी टुकड़ियां हुमायूं ने बनाई जिनमें से कुछ ही टुकड़ियां किले की दीवारें भेदने में सफल हो पाई। जस्ट हैंडफुल ऑफ नंबर्स, इनमें से 41st पर्सन हुमायूं भी था जो किला भेद गया। किला भेद के जब चंपानेर में घुस गए हुमायूं, ये वहां से दौड़ा काठियावाड़ पहुंच गया। मतलब इसको पूरा दौड़ाया उसने, दौड़ा दौड़ा करके इसको मारा है उसने। कहाँ से उड़ाया इसको, गुजरात को, कैपिटल अहमदाबाद, वहां से उड़ाया मंदसौर, मंदसौर से मांडू, मांडू से चंपानेर, चंपानेर से काठियावाड़। ये बस दौड़ता। फाइनली जब खबर हुमायूं ने कहा कहाँ पहुंच गया, कहते काठियावाड़। कहते बस अब आगे समुंदर ही है, डूब के मर जाएगा। और ये बहादुर शाही है जो पुर्तगालियों के जहाज पे जा रहा था, पुर्तगाली ने ट्रेचरसली से डुबा करके मार दिया, मैंने आपको पढ़ाया भी था, तो ये मर जाएगा। लेकिन अभी ये सिचुएशन है बहादुर शाह की। इसके बाद अब क्या हुआ है, बेअंत बूटी, बेअंत धन, मांडू से, मंदसौर से, चंपानेर से जितना ट्रेजर था सारा मिल गया बहादुर शाह का, जो उसने अब तक इकट्ठा किया था। जितनी स्ट्रेस्ड इकोनॉमी थी हुमायूं की सब सेट हो गई। उसने कहा बेअंत है, सारा गुजरात अपने कंट्रोल में, सारा मालवा अपने कंट्रोल में, और क्या चाहिए। मालवा में खुद बैठ गए, गुजरात में अपने ब्रदर को बैठा दिया, अस्करी को। गुजरात में किसको बैठा दिया, अस्करी को। लेकिन ये सेटिंग जमेगी नहीं। गुजरात के लोग, मैंने अभी अभी जो पिछला चैप्टर पढ़ाया, लोकल कस्टम, कल्चर, मैनर, लोकल रूलर, वो गुजराती रूल को पसंद करते हैं। वो कहते हैं मतलब बहादुर शाह पे तो जान दे देंगे, गुजराती रूल को वो लाइक कर रहे हैं। पहला, नोबिलिटी में डिफेक्ट है। नोबिलिटी किससे कंपोज थी गुजरात की, अफगानों से और राजपूतों से। दोनों ही लाइक नहीं कर रहे हैं किसको, मुगलों को। अफगान वैसे बागी हैं। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, जो मुगलों की अपनी नोबिलिटी थी उसमें डिवीजन हो रखी है। कुछ ये कह रहे हैं कि हमें पहले दिल्ली कंसोलिडेट करनी चाहिए, कुछ कह रहे हैं कि एक्सपेंशन करनी चाहिए, कुछ कह रहे हैं हॉस्टाइल एटमॉस्फेयर है गुजरात का। जबकि हुमायूं को गुजरात का वेदर बहुत अच्छा लगा था और हुमायूं को लगता था कि ये तो बेस्ट है। मतलब हुमायूं को मालवा में मांडू का वेदर भी बहुत अच्छा लगा था, तो ये वेदर इनको पसंद आए थे। तो ये सारे माहौल में अस्करी को वहां बैठाया हुआ है। अस्करी देख रहा है सिचुएशन बहुत हॉस्टाइल है, ना मेरे नोबल टिकने दे रहे, ना इनके अफगानी नोबल टिकने दे रहे, आर्मी मिलिट्री उनकी विद्रोह कर रही है हर दूसरे दिन। ऐसे में चंपानेर में कंफ्लिक्ट क्रिएट हो गया। जब चंपानेर को सेटल करना चाहा अस्करी ने, तो चंपानेर के कमांडेंट ने, चंपानेर के किले के कमांडेंट ने अस्करी का कोई समर्थन ही नहीं दिया। तो फिर अस्करी ने देखा ये बगाने हैं, ये सैनिक ना मेरे हैं ना ये मिलिट्री जनरल मेरे हैं, ये मुझे मार देंगे एक समय। अस्करी चल दिया वापस आगरा की तरफ। अब अस्करी आगरा की तरफ चल दिया, मालवा में खुद बैठा था हुमायूं। हुमायूं खबर पहुंच गई, कहते अस्करी आगरा की तरफ निकल गया, वापस जा रहा है। हुमायूं ने कहा कि अब अस्करी अगर आगरा पहुंचा तो आगरा गया, ये आगरा को कब्जाने तो नहीं जा रहा है। वो अपनी 75 में, हुमायूं भी निकल लिया मालवा से। और फाइनली राजस्थान के मिडल में दोनों की मुलाकात हो गई, दोनों एक दूसरे को रेड कर पकड़ने वाले। ऐसे में दोनों मिले, कहते यार मैं तो वैसे ही जा रहा था आगरा, मैं नहीं टिक पाया वहां पे,
वो कह रहा है मतलब दिल गद्दी तो नहीं कहता, गद्दी गुद्दी तुम संभालोगे। चलो कॉन्सिलिएशन कर लिया दोनों ने, दोनों भाई मिलके प्यार से शरबत पी के आगरा चले गए। गुजरात मालवा जीता भी, गवा भी दिया, बहादुर शाह फिर सेट हो गया है। आई बात समझ में? अब यहाँ पर बहुत सी कहानियां पैदा हुई। कहानियां क्या पैदा हुई? मारेंगे, अभी पुर्तगालियों ने मारा थोड़ी ना है, फिर मरेगा, इतनी जल्दी ना मारा करो, खूनी हो गए सारे। तो यहाँ पर एक कहानी क्या पैदा हुई, यहाँ पे कहानी ये पैदा हुई है कि लोग कहते हैं, इतिहासकार कहते हैं कि गुजरात और मालवा कैंपेन यूजलेस था, हाथ भी आया और गवा भी दिया, वही आपसी प्रॉब्लम्स। लेकिन मॉडर्न हिस्टोरियन कहते हैं किसी कीमत पे यूजलेस नहीं था, सारा कुछ इवेल्युएट कर लिया था हुमायूं ने, जितना वहां से निकल सकता था ले लिया था। सबसे पहली बात तो बड़े पैमाने पर धन ले लिया था जिसकी उस समय में आवश्यकता थी। दूसरा, डेटरेंस क्रिएट कर दिया था लोकल लोगों के बीच में, पता लग गया था मुगलों की सत्ता इतनी है, बहादुर शाह की औकात ही क्या, उसे किले से किले भगाया। ये स्ट्रेटेजी थी हुमायूं की कि इसे मारना नहीं है, इसे दौड़ाना है, दौड़ा दौड़ा करके इसकी इज्जत खत्म कर दो, सारे किले जितने इंपॉर्टेंट है इनको उनमें दौड़ाना और सबको सीज करेंगे, ये बताने में कि कोई भी किला अभेद नहीं है तुम्हारा, हमें कोई किला रोक नहीं सकता है। तो अल्टीमेटली ये सारी प्रैक्टिसेस की वजह से वो दौड़ता रहा बहादुर शाह। अब होता क्या है कि बहादुर शाह जब दोबारा आएगा, उसके आने के थोड़े समय के बाद एक तो उसमें स्ट्रेंथ भी नहीं रह गई है, प्रॉपर्टी भी लॉस हो गई है, लोगों में पॉपुलैरिटी भी लॉस हो गई है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि वो थोड़े समय में खुद ही मर जाएगा पुर्तगालियों के हाथों, तो गुजरात इधर से सिक्योर हो जाएगा, वो टेंशन की कोई बात नहीं। लेकिन जो बेनिफिट हुए हैं वो ये हुए हैं कि धन मिल गया, लोगों में मुगल साम्राज्य का भय पैदा हो गया, और राजपूताना में, ईस्टर्न राजपूताना चित्तौड़ के साथ संबंध एक ऐसे बने कि उनको ये क्लियर हो गया कि चाहे दुश्मन है लेकिन अगर आवाज लगाओ तो खड़ा होता है। तो राजपूतों का सपोर्ट एनलिस्ट कर लिया अपने साथ, ये इंपॉर्टेंट था। ये सब लेकर के अब आगरा में बैठा है हुमायूं। हुमायूं खुशी में आ गया, उन्माद में गया था, कितनी अच्छी लाइफ, आई एम वेरी हैप्पी। और ये सब करने के बाद इसने दिल्ली में 535 के लगभग का ये समय है, 532 में हराए थे ना अफगान, अब ये 535 का, अब 1.5-2 साल इसने दिल्ली में बिताए, आगरा में बिताए। दिल्ली को सेट करने के लिए कहता दिल्ली में एक नया शहर बनाएंगे, दीनपना। तो दीनपना नाम की एक नई सिटी बनाई इसने, उसमें भव्य पैलेसेस बनाए। वहीं पर उसी दिल्ली के दीनपना में ही एक लाइब्रेरी बनाई थी जिसका नाम था शेर मंडल। उसी की मंजिल से गिर के मरा था ना, जब ये मरा था सीढ़ियों से गिर के मर गया था, दीनपना शेर मंडल की बिल्डिंग से। तो कुल मिलाकर के इसने लाइब्रेरी बनाई, एजुकेशन, रोज फेस्टिवल मनाता था, रोज फीस्ट देता था, खुश कर रहा था बेगों को। कहते तुम लड़ते थे ना डैडी के साथ कि वापस जाना अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, तुम्हें प्रॉब्लम होती थी, देखो कितना अच्छा इंडिया, कितना पैसा है हमारे पास, हम कितना एंजॉय कर रहे हैं। आज इंदस से लेकर के सोनार गांव तक भारत सब अपना है, बदख्शां से लेकर के बुंदेलखंड तक सब अपने हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। ऐसा साम्राज्य बन सकता है सेंट्रल एशिया में, वो तीनों एम्पायर वहीं लड़ रहे हैं खुरासान को लेकर के इसको। तो खुश रहता था, एंजॉय करते थे। जहां एक तरफ ये उन्माद की परिस्थितियों में था, वहां शेरशाह सूरी काम कर रहा था, बहुत मेहनत कर रहा था। और इतिहास में जिसने स्टेज गवाई वो खत्म है, जिसने हार्डवर्क छोड़ा वो खत्म है। तो दिल्ली में तैमूर बैठे हैं, ऐसे में एक छोटा सा अफगान नोबल अपने आप को मेहनत के दम पर खड़ा करेगा और इसी हुमायूं की धज्जियां उड़ाएगा। जम करके शेर खान ने काम किया इन 2 सालों के अंदर, आर्मी अपने साथ जोड़ ली, और ऐसा कहते हैं कि एक समय में 1200 हाथी रखे थे उसने, एक बिहार का ही जनरल होने के नाते सिर्फ। तो 1200 हाथी, बेअंत पैमाने पर घुड़सवार। फाइनली जब वो सम्राट बना था तो 1.5 लाख के घुड़सवार थे उसके पास, और 25,000 की इन्फेंट्री थी, 5,000 के हाथी थे। ये शेरशाह सूरी की सेना थी, और ये उस समय की 1.5 लाख के घुड़सवार, 1.5 लाख कैवलरी पर्सन, बहुत होते हैं मतलब किसी को भी रौंदने के लिए। तो 12,000 ही नहीं माने तो फिर 1.5 लाख थे। इन्फेंट्री बस 25,000 ही थी, पदाती सैनिक, वो ज्यादा नहीं रखते थे। तो कुल मिलाकर के शेरशाह सूरी ने खुद को कंसोलिडेट कर लिया। इधर हुमायूं लगा हुआ है वो अपनी फीस्ट, और लेकिन ये भी एग्जैजरेटेड वर्जन है। ऐसा नहीं है कि हुमायूं के बारे में ये कहा जाता है कि वो ओपियम का नशा करता था बहुत, ओपियम के नशे ने उसको डुबाया है। हुमायूं के समय में ओपियम का नशा शुरू हुआ ऐसा बिल्कुल नहीं। बाबर ने जब वाइन छोड़ी तो बाबर ने वाइन छोड़ करके अफीम का ही नशा शुरू किया था, वो ओपियम लेता था। लेकिन इसने कभी भी बाबर को इनकॉम्पिटेंट नहीं बनाया। इसी तरह से हुमायूं के बारे में कहें तो हुमायूं चाहे ओपियम लेता हूँ, लेकिन कहीं भी एविडेंस नहीं है कि वो ओपियम का एडिक्ट था, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओपियम वो ओकेजनली ही लिया करता था। दूसरा, ऐसा बिल्कुल नहीं था कि वो फीस्ट और सेलिब्रेशंस में डूब गया था। फीस्ट और सेलिब्रेशन देने का मतलब उसका ये था कि वो ये बताना चाहता था कि एम्पायर उसका स्टेबल हो चुका है, और बेग में और बाकी लोगों में कॉन्फिडेंस क्रिएट कर रहा था। तीसरा, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो लेविश बिल्डिंग्स बनाने में डूब गया था दीन पना।
दीन पनाह से वो जितना चाम अपने फ्रेंड्स को करना चाहता था, उतना ही अपने फोर्स को भी करना चाहता था, दुश्मनों को भी दिखाना चाहता था कि दिल्ली अब कंसोलिडेट हो गई है। दीन पनाह उसका प्रमाण है। तो दिल्ली की कंसोलिडेशन का एविडेंस था दीन पनाह, क्योंकि जब तक आप कंसोलिडेट नहीं हो सकते, आप इतना बड़ा हेमंगस प्रोजेक्ट कंसीव नहीं कर सकते ना। तो ये स्ट्रेटेजिकली हुमायूं के एंड पे सब कुछ बिल्कुल ठीक था, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। लेकिन ऐसे में अब सिचुएशन बदल जाएगी और फाइनली ईस्ट से अब प्रॉब्लम क्रिएट होगी, और ईस्ट से दावेदारी बार बार ठोकी जा रही है। किसके द्वारा? शेर खान के द्वारा, शेर अफगान के द्वारा। और वो इंडिपेंडेंटली खुद को चुनार के किले में सेटल करके बैठा हुआ है। उधर से जब हुमायूं को यह खबर पहुंची कि शेर खान ने खुद को इंडिपेंडेंट कर लिया है और इंपॉर्टेंट पोजीशन पर बैठ गया है, किसी तरह की डिसलॉयल्टी नहीं दिखा रहा है मुगलों को, लेकिन अंदर खाते सेना बहुत पैदा कर ली है, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट हो गया है। और इसको ये सारी सेना खड़े करने के लिए इतने बड़े पैमाने पर धन जुटाया जो इसने, ये सारा कुछ हो सका क्योंकि गुजरात के बंदरगाहों से व्यापार होता था, और उन बंदरगाहों से व्यापार में हाई लेवल सब्सिडी इसको दी थी बहादुर शाह ने गुजरात के, क्योंकि वैसे भी समर्थन दे रहा था ना। और बहादुर शाह के द्वारा इसे अफगान भी सपोर्ट किए, प्रोवाइड किए गए। बहादुर शाह के द्वारा इसको हथियार भी मंगवा मंगवा करके दिए गए। बहादुर शाह के द्वारा इसे घोड़े भी मंगवा मंगवा, वो भी सब्सिडाइज्ड रेट पे। इन सारे फायदों की वजह से बना था शेरशाह सूरी। तो गुजरात के बहादुर शाह के लिए क्रिएट किया गया कलेश है, जिसने एक शेरशाह सूरी भी खड़ा किया है। तो इन सारी एडवांटेजेस को लेकर के शेर खान खड़ा है, और सारे अफगानों में सबसे श्रेष्ठ, दुनिया जहान के चारों तरफ के सारे अफगान जुड़ चुके हैं शेर खान के साथ। और वो कहते हैं कि भाई जो ददरा में हमें फजीयत मिली है, ये ग्लोरी को तुम रीगेन करा करके दो, हमें बिहार चाहिए किसी भी कीमत पर। शेर खान ने कहा बस कोई टेंशन की बात नहीं, ले लो बिहार। चुनार का किला कब्जा लिया। चुनार का किला कब्जाने के बाद हुमायूं ने कहा बेटा खाली करो। कहता खाली तो नहीं होगा, अब बाकी सारी बातें साइड में, आओ तुम ले लो। तो जब हुमायूं चढ़ाई करेगा, जब भी मुगल चढ़ेंगे, तब कोई भी उनका सीधा सामना नहीं कर सकता, क्योंकि एक लिगेसी है, डिवाइन ओरिजिन माना जाता है कि दैवीय है। सामने वाला शासक तो आधा वैसे ही खत्म हो जाता है। अब ये सुनने को मिलता है कि वो डिवाइन मैंडेट है, वो कभी मरते नहीं। मंगोलों की, तिमूरों की, मुगलों की एक आदत है कि ये कभी मरते नहीं, तो युद्धों में मरे भी नहीं है। तो ये कभी मरते, ये हारते नहीं, ये कभी बैटल भी नहीं हारते, ये कभी मरते भी नहीं, इनका कुछ पता भी नहीं चलता। तो ये सुन के पहले ही बंदा घबरा आया था, कहते वो खुद आ रहा है, कहते खुद ही आ रहा है, बस फिर ठीक है। क्योंकि उनके सैनिक, एक एक सैनिक जो पहले एक होता है उसमें 1000 सैनिकों की ताकत आती है, जब खुद डिवाइन मैंडेट के साथ ये चलते हैं, वो जान देते हैं अपने योद्धा के ऊपर। तो फिर 10,000 की सेना 1 लाख की हो जाती है विद इन अ मिनट, जज्बा इतना आ जाता है। तो अब हुमायूं इधर से चल पड़ा है, ये पता लग चुका है इसको, वहां शेर खान को। शेर खान चुप करके, हुमायूं चला, चुनार के किले पे आक्रमण किया। चुनार के किले पर आक्रमण किया तो इधर शेर खान का बेटा कुतुब खान बैठा है। बहुत स्ट्रेटेजिकली शेर खान की दिमाग की दाद देनी पड़ी। उसने कुतुब खान को बोला कि तुमको सिर्फ कन्फ्रंट करना है, जितने महीने कर पाओगे, मैं फैमिली के लिए उतना सेफ पैसेज ढूंढ लूंगा, फिर मैं बताऊंगा इसको। कुतुब खान ने 5-6 महीने तक कन्फ्रंट दिया, जबकि इस समय हुमायूं के पास वर्ल्ड का सबसे बेस्ट गनर था रूमी खान। रूमी खान के होते हुए भी हुमायूं को 6 महीने लग गए कुतुब खान को उखाड़ने में। कुतुब खान उखड़ा, चुनार कंट्रोल में कर लिया गया। इतने में ट्रेचरसली शेर खान के द्वारा रोहतास का किला कब्जा लिया गया था फैमिली को सेटल करने के लिए। जब उधर चुनार में फाइट चल रही थी, इधर रोहतास उसने कब्जा लिया, सारी फैमिली सेटिंग कर ली। और फैमिली सेटिंग करने के बाद शेर खान का प्लान था, वो बंगाल घुस गया, बंगाल के 7 शासकों को उड़ा लिया, उनकी कैपिटल गौड़, गौड़ के किले पे कब्जा कर लिया। अब हुमायूं का ऑफर आ गया है कि रोहतास का और गौड़ का किला वापस करो। उधर से शेरशाह सूरी कहता है नहीं, रोहतास और गौड़ तो वापस नहीं होगा, आओ अटैक करो। इस बार अब डीप ले जाना चाहता था शेरशाह सूरी की, ये अंदर तक आ जाए बंगाल के। बरसातें आने वाली हैं, मैं कम्युनिकेशन नेटवर्क ही इसका काट दूंगा जब ये बंगाल में घुस जाएगा। बिहार वैसे ही अपना अफगानी सैनिकों से भरा है, गुरीला वार करेंगे, और जब इसकी रसद ही बंद हो जाएगी पीछे से सारी सप्लाई, और हॉस्टाइल वेदर है, ये टिक नहीं पाते बंगाल में, फिर इसको खत्म करेंगे। और उधर से बंगाल, जिसके पास बंगाल नहीं वो दिल्ली का शासक किस बात का, सारा गोल्ड बंगाल में, रिच मैन्युफैक्चरिंग बंगाल में, सारे इंपॉर्टेंट पोर्ट वहां पे, और ट्रेड लाइंस मेन सारी वहां से इंश्योर होती हैं। जिसके पास बंगाल नहीं उसके पास बिहार भी नहीं, तो जिसके पास बिहार नहीं उसके पास यूपी भी नहीं, यूपी का ईस्टर्न एरिया भी नहीं, तो जिसके पास ईस्टर्न यूपी नहीं वो दिल्ली में बैठ के क्या करेगा। तो बंगाल चाहिए, बंगाल। और दूसरा, कैसे जी सकता है दिल्ली की गद्दी में हुमायूं, जब सब हंसेंगे तो शेर खान ने छोड़ा नहीं बंगाल, लेके बैठ गया, तो कैसे कहेगा नहीं मैंने खुद ही छोड़ दिया है, ऐसा तो नहीं है, वो तो चैलेंज। तो शेर खान ने कहा आओ गौड़ पे हमला करो, आओ ले लो बंगाल।
हुमायूं ये टेक्निक नहीं उसकी समझ पाया। यहाँ पे एक पॉलिटिकल लैक आया है हुमायूं का, जो पकड़ में आता है कि समझना चाहिए था कि शेर खान की सेना जब उसकी इतनी ग्लोरी, इतने लोगों को उसने जोड़ लिया, इतना तगड़ा जर्नैल है, अफगान लड़ाका है, सब कुछ है, वो तुम्हें बिना किसी चैलेंज के, बिना ऑपोजिशन के तुम गौड़ तक भी पहुंच गए, ये गौड़ तक भी चले गए। जैसे ही ये गौड़ बढ़ रहे हैं, शेर खान ने बंगाल छोड़ दिया, वो साउथ बिहार में आके सेट हो गया। शेर खान बंगाल मूव हुआ, चुनार से अंदर ड्रैग किया हुमायूं को, बंगाल छोड़ करके देखिए, एक बंगाल में अंदर जा रहा है, एक बंगाल से बिहार आ रहा है, साउथ बिहार आ गया, क्योंकि उसे ये लाइन काटनी है कम्युनिकेशन की। जब एक बार ये पिंजड़े में आ जाएगा हुमायूं, वो ये लाइन काटेगा, फिर इसको बताएगा पता। तो कुल मिलाकर के अल्टीमेटली हुमायूं अंदर घुसा है गौड़ में, कोई ऑपोजिशन ज्यादा नहीं, कुछ नहीं, छुटपुट अफगानी सैनिक की ज्यादा फीलिंग, गौड़ पे कब्जा कर लिया इन्होंने भाई। गौड़ में जाकर के लॉ एंड ऑर्डर बहाल कर दिया। गौड़ के लोगों को कह रहे कोई टेंशन नहीं लेना, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन प्रीवेल हो गई है, सब कुछ वेल एंड फाइन है, हम आ गए हैं, मुगल हैं हम, कोई टेंशन की बात नहीं। इसे समझ नहीं आ रहा कि ये कर नहीं रहा है, इससे ये सब करवाया जा रहा है। ऐसे में शेरशाह सूरी ने सारी प्लानिंग कर ली। ये सारी प्लानिंग अभी चल रही है, और पीछे से जो आगरा है, आगरा में गद्दी पर बैठ जाएंगे कौन भाई साहब, अस्करी। जब उसकी गद्दी पे बैठने की खबर सुनेगा कामरान कि बेटा तू किधर से आ गया, मतलब तेरा ना आता ना पता चलता है कुछ, और मैं जो काबुल कंधार लेके बैठा हूँ इन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, तेरे को मैं बताता हूँ। उधर से अस्करी बैठा, तो अस्करी ने बैठने के बाद वैसे ही दिल्ली से कोई खबरें आनी बंद हो गई हुमायूं को। हुमायूं को रेस्टलेस कि साला दिल्ली से कोई कम्युनिकेशन नहीं आता, कोई चिट्ठी पत्र व्यवहार, कोई आवाजें नहीं आ रही कि रीइंफोर्समेंट भेजेंगे, कुछ सपोर्ट करेंगे, ये क्या हो रहा है। और मैं गौड़ में बैठा हूँ, कहाँ बंगाल कहाँ दिल्ली, को खबरें नहीं। उधर से कमरान धमाधम नीचे आ रहा है, फटाफट फटाफट वो दिल्ली पहुंच गया, अस्करी को उड़ा के उसने साइड में मारा और बैठा हुआ है अब गद्दी पे, और उसको समझा रहा है कि बेटा लॉयल्टी का प्रॉमिस किया है मैंने, किसके साथ, उसके साथ, हुमायूं के साथ, जब बैठने नहीं दूं किसी को। कहता चलो ठीक है कोई बात नहीं। बीच में जब मौका मिल रहा है हिंडाल भी घुस रहा है, कहता मुझे दिल्ली मुझे भी चाहिए, कहते दूंगा तुम सबको मैं दिल्ली, चिंता मत करो। अब कामरान जब यहाँ पर बैठा है, तो कामरान ने दिमाग लगाया, वो डिसलॉयल नहीं होना चाहता है, बट उसने देखा कि देखते हैं कि हुमायूं कितना के लेजिटिमेट है गद्दी पे। अगर शेर खान से निपट गया तो ठीक है, नहीं निपटा तो फिर वो गद्दी के भी लायक नहीं, उसके मन में ये थॉट है। चलो ठीक है। अब रेस्टलेस होने लगा है हुमायूं, उसे आगरा की भी याद आने लगी है, रीइंफोर्समेंट भी नहीं आ रहा, सप्लाई भी, और बंगाल भी स्टेबल लग रहा है उसको, वापस आ रहा है। अब जब वापस आ रहा है, ऐसे में बक्सर के पास, चौसा के पास अफगानी सेना इनको घेरेगी, और बहुत तरीके से वहां पे नदी है करमनासा, उसके कंडे कंडे तक ले जाएगी। मतलब यहां पर हुमायूं का लैक रहा कि ना इसने बैटलफील्ड खुद चुनी है, ना इसने साइंटिफिकली बाबर की तरह नहीं चुनी, ना ट्रेंचेस बनाई, ना विलेजेस को कॉन्फिडेंस में लिया, ना तुलुगुमा प्रैक्टिस करी, कुछ नहीं। और जैसे अफगानी चाह रहे हैं वैसे वैसे नदी के किनारे जाके खड़ा हो गया सेना ले। लेकिन यहाँ पे अब सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या मानी जाती है हुमायूं की, हुमायूं मुट्ठी भर गैरिसन्स को बैठा कर आता है गौड़ में। हुमायूं की सेना कट चुकी थी, लेकिन हुमायूं ने किसी तरह से खुद को रिट्रीट करते हुए बक्सर के चौसा तक पहुंचा है, और हुमायूं ने एज इट इज इंटेक्ट अपनी सारी सेना, जो कहीं ना कहीं टुकड़ियों में थी, सारी कंप्लीट कॉन्टिंजेंट की फॉर्म में रीगेन करी है चौसा के अंदर, सेना अपनी गेन करी है। ये हुमायूं की स्ट्रेंथ है, बताती कि वो एक एबलेस्ट जर्नल हुआ करता था। लेकिन किसी हाल शेरशाह सूरी ज्यादा मजबूत है, वो बहुत स्ट्रांग है, वो एडवांटेज में खड़े हैं, उनकी प्लानिंग है सारी, उन्होंने कर्मनासा नदी के कंडे इन्हें खड़ा कराया है, और ऐसे में सरप्राइज अटैक इन पर ठोक दिया जाता है। 1539 का ये टाइम है, चौसा का ये युद्ध है, बक्सर के बिल्कुल बगल में करमनासा नदी है, जो हैवॉक क्रिएट करता है शेरशाह सूरी यहाँ पर। हुमायूं को तो समझ कुछ नहीं आता है, किसी तरह से एक मल्लाह के साथ मिलकर के, एक नाव वाले के साथ मिलके पूरी नदी स्विम करके पार होता है, वहां से कैसे दौड़ता है जान बचा करके, वरना तो ये गया था। करमनासा नदी पार करके अपनी जान बचा बचू के, अब यहाँ पर कामरान के पास तकड़ 10,000 100% प्योर फाइटर पड़े हैं, काबुल कंधारी फाइटर जो उसकी कॉन्टिजेंट के हैं। कामरान इन्हें रिलीज नहीं कर रहा है, ये मान करके कि रुतबा गवा दिया है बाबर ने, हुमायूं ने, और हुमायूं के लिए मैं अपने ये टोटे के 10,000 सैनिक कंट्रीब्यूट कैसे कर दूं, जिन्हें मैंने खड़ा किया इतने सालों में, जिनके दम पे मैं काबुल कंधार में बैठा हूं। हुमायूं इधर से कमांड नहीं दे रहा है आगरा को कि मिलिट्री की कमांड कामरान को दे दो और फिर ये मुझे रीइंफोर्स कर सके, मैंने शाही सेना कामरान को दे दो ताकि ये तुझे कमांड कर सके, इस डर में कि युद्ध के बाद अगर किसी इसी सेना की मदद से कामरान ना बैठ जाए आगरा में
दोनों ब्रदर में सस्पिशन है, दोनों ब्रदर में सस्पिशन है, ये सस्पिशन मार गया इनको, जबकि दोनों के सस्पिशन जायज था। ऐसे में किसी तरह से पहुंच जाता है वापस आगरा हुमायूं, और कामरान कहता आ गया चल बैठ संभाल अपना, वो अपनी सारी सेना उठा करके मेजोरिटी का टुकड़ी वापस चला गया काबुल। कंधार कहता तू देख ले, आगरा कमजोर पड़ा हुआ था, आधे से ज्यादा सैनिक तो उड़ गए चौसा की लड़ाई में, जितने इधर थे वो छुट्टी पे किधर उड़ गए उनका पता नहीं। फाइनली आगरा पहुंचता, आनन फानन में इमरजेंसी में एक सेना सी बना लेता है, जो कि बहुत ही अनस्किल्ड उस समय में। इस सेना के साथ 1540 कन्नौज का युद्ध लड़ लेता है। किसके साथ? शेरशाह सूरी के साथ। शेरशाह सूरी जो चौसा के बाद अब दिल्ली बढ़ रहा है, कन्नौज के ऐसे युद्ध में धज्जियां उड़ा करके रख देता है शेर खान, और खत्म हो जाता है हुमायूं। ये एक ऐसा युद्ध है जिसमें एक प्रिंस विदाउट किंगडम है, और एक रूलर है, वो प्रिंस नहीं लेकिन किंगडम उसके पास है। शेरशाह सूरी को आगरा मिलता है, लेकिन वो प्रिंस नहीं है। प्रिंस अभी भी कंट्री का हुमायूं, लेकिन हुमायूं प्रिंस है, उसके पास किंगडम नहीं। 2.5 साल तक भटके।